नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रकांता माथुर आज आपके साथ अंबेडकर नोट्स में संविधान में वर्णित जो 12 अनुसूचियां हैं उनकी छठी अनुसूची के बारे में बात करने वाली हूँ। छठी अनुसूची को शुरू करने से पहले हम अनुसूचियां किस प्रकार में संविधान में महत्वपूर्ण हैं और आखिर ये अनुसूचियों की क्या उपयोगिता है। यह अनुसूचियां मुख्यतः सरकार के कार्य को वर्गीकृत करने का काम करती हैं और नौकरशाही की जो गतिविधियां हैं या वह किस प्रकार से कार्य करेंगे, क्या उनके कार्य क्षेत्र होंगे, इन अनुसूचियों के बारे में वर्णित किए जाते हैं। ये एक प्रकार की रूल बुक होती है जिसमें मतलब सरकार और नौकरशाही प्रशासन किस प्रकार से कार्य करे, ये सारी इसके अंतर्गत व्यवस्था की जाए। आपने केंद्रीय सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में सुना होगा। उसके लिए जो 7वीं अनुसूची है अनुच्छेद 246 246 में इस के बारे में व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार से राज्य के क्या कार्य होंगे और केंद्र सरकार किन कार्यों को कर सकती है और समवर्ती सूची में किस प्रकार से केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य कर सकते हैं, उनमें कार्यों का विभाजन किया गया है। यदि हम संक्षेप में समझें तो छठी अनुसूची जिसमें अनुच्छेद 244 पार्ट 2 और 275 पार्ट ए के अंतर्गत इस अनुसूची को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं या जिन्हें कहा जाए पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, उनमें उनके प्रशासन और उनके आदिवासी क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रशासन होगा, उसका क्या प्रावधान होगा, उसके बारे में बात की गई है। जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों में क्योंकि जनजातीय लोग ज्यादा रहते हैं और ये एक तरीके का ऐसा क्षेत्र है जहां वो जो पहाड़ों से घिरा हुआ है या फिर यहाँ पर बहुत कम सिविलाइजेशन हुआ है या फिर यहाँ पर डेवलपमेंट उस स्तर तक नहीं हो पाया है जितना कि भारत के अन्य भाग और अन्य राज्यों में हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे देश के भौगोलिक और व्यवस्था को देखते हुए छठी अनुसूची में विशेषता इन 4 राज्यों को रखा, जिसमें कि ये देखा जा सके कि किस प्रकार से ये सीमाओं को से जुड़े हुए राज्य हैं जो पड़ोसी देशों से भी रक्षा करते हैं और यहाँ से ही एक तरीके की पूरे देश की सुरक्षा सुनिश्चित मतलब होती है इस वाले भाग से। छठी अनुसूची विस्तार से चर्चा करने के लिए मैं 5वीं अनुसूची को इसके साथ जोड़ूं तो हम जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि 5वीं अनुसूची 244 पार्ट 1 में शामिल की गई। 244 पार्ट एक तरीके से ये कहा जाए कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होते हैं। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ये 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनको छोड़कर बाकी के पूरे देश में जो अनुसूचित एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र है और जो जनजातीय क्षेत्र और व्यवस्था है उसका प्रशासन और उसका क्रियान्वयन देखने का काम 5वीं अनुसूची करती है, जो सीधे राष्ट्रपति के माध्यम से कार्यरत होती है। वहां का नियंत्रण, उनका प्रशासन राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है और उसको क्रियान्वित गवर्नर के माध्यम से किया जाता है। आदिवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके। जैसा कि जानते हैं कि ये दोनों जो अनुसूचियां हैं वो पूर्वोत्तर भारत में मुख्य भूमि और कुछ आदिवासी क्षेत्रों में कुछ अनुसूचित क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक या
विशेष शासन तंत्र को प्रदान करती है, अर्थात स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाती है, जिसमें भारत में राज्यों और केंद्र शासित लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव है जिस तरीके से काम करती है, और या जिसे कहा जाए जुडिशरी जो राइट्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, इसके अंतर्गत पूरी व्यवस्था की गई है। हम ये कह सकते हैं कि भाग 6 से लेकर 12 और अध्याय 6 में भाग 6 के लिए ये पूरी व्यवस्था की गई है। संविधान में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके लिए राजनीतिक महत्व के कारण कुछ अलग तंत्र प्रदान किए गए हैं, और इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि इसमें काफी सारे बदलाव आए और बहुत सारी निरंतर काफी सारी चीजें चेंज होती चली गई, क्योंकि जो क्षेत्र स्तर है और जो सीमांती प्रदेश हैं वहां पर प्रशासन को एक तरीके से एक अलग क्रियान्वित नीति का निर्माण करना पड़ता है और क्रियान्वित नीति को लागू करना पड़ता है। लेकिन यदि हम ये कहें कि ये सारी व्यवस्था करने के बावजूद भी ये विडंबना वाली बात ही होगी कि भारत जनजातियों से पूर्ण है पूरा देश, इन जनजातियों के माध्यम से ही एक तरीके से सुरक्षात्मक पट्टी का निर्माण करता है। लेकिन लगातार जो जनजातियां हैं या जनजातियों के अस्तित्व पर लगातार खतरा मंडराता रहता है और संकट की परिस्थिति उत्पन्न होती रहती है। और यदि हम इस तरीके से समझें कि प्रावधानों को लागू करना, छठी अनुसूची में हम कह सकते हैं कि यह शासन राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों और स्थानीय निकायों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, वैकल्पिक न्यायिक तंत्र कैसा होगा, वित्तीय शक्तियां क्या रहेंगी के बारे में एक विशेष प्रावधान करता है। क्योंकि ये दूर दराज में बहुत ही छोटे छोटे कस्बों में बसे हुए लोग होते हैं और वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो निरंतर कोऑर्डिनेट करने में मतलब दिक्कत महसूस करती है। तो इसके लिए एक अलग तरीके की व्यवस्था प्रशासन के माध्यम से की जाए और न्यायिक व्यवस्था एक सुचारू रूप से सबको प्राप्त हो सके और प्रत्येक नागरिक मतलब समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की नीतियां पहुंच सके, उनका फायदा हो सके और वो अपने फंडामेंटल राइट्स, अपने मौलिक अधिकारों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सके। इसके लिए छठी अनुसूची में व्यवस्था की गई है और वहीं पर इसके अंतर्गत एक व्यवस्था की गई है यहाँ पर स्वायत्ता मतलब इंडिपेंडेंट काउंसिल्स होंगी, परिषद होने की व्यवस्था की जाती है, जिसे हम ये कह सकते हैं ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की व्यवस्था की गई है। और ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंतर्गत एक जिले की जिम्मेदारी, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला निकाय होता है, जिन्हें मतलब संविधान में राज्य विधानसभा के भीतर इंडिपेंडेंट अलग अलग क्राइटेरिया में रखा गया है कि गवर्नर ही डिसाइड करते हैं कि वह किसी भी क्षेत्र को इस राज्य में और इस क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं या नहीं, या उसका नाम बदल सकते हैं, वो भी गवर्नर ही कर सकते हैं। और एकजुट होकर मतलब 2 जिलों को जोड़कर एक जिले में कन्वर्ट करने का भी प्रावधान इस छठी अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल जो काउंसिल्स हैं वो एक बड़ी व्यवस्था करती, जिसमें रीजनल जो काउंसिल्स बनाने का प्रावधान है और सभी पूर्वोत्तर में जो 10 क्षेत्र हैं या उससे ज्यादा
क्षेत्रों को, रीजनल एरियाज को और डिस्ट्रिक्ट को कंबाइन करने का काम भी गवर्नर कर सकते हैं। और ये व्यवस्था की गई है कि इन क्षेत्रों के जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं और रीजनल काउंसिल्स हैं, उनके नाम को परिभाषित करना और उनके नाम को बदलना भी गवर्नर कर सकते। आगे बात आती है कि जो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल जो होती हैं, उसमें ज्यादातर रीजनल लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल जो काउंसिल है वो 30 सदस्य परिषद होती है, 30 सदस्य काउंसिल होती है, जिसमें 4 गवर्नर नॉमिनेट करते हैं और बाकी एक इलेक्ट्रल प्रोसेस के थ्रू चुना जाता है और ये मुख्यतः 5 साल के लिए चुने जाते हैं। और इसके अंतर्गत उसे कहा जाए कि ब्रॉडोलैंड जो प्रादेशिक परिषद एक अपवाद के रूप में देखा जा सकता है, एक अलग तरीके का मतलब व्यवस्था वहां पे देखी जा सकती है, क्योंकि इसमें अधिकतम 46 मेंबर्स होते हैं, मतलब मैक्सिमम अदर देन स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में 30 मेंबर्स होते हैं, बट ओनली बोडोलैंड में जो काउंसिल जो मेंबर होते हैं वो 46 हो सकते हैं, जिसमें जो 40 जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट्रल प्रोसेस के थ्रू चुने जाते हैं और इन 40 मेंबर्स और इन सीट्स में से 35 जो मेंबर्स होते हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स से बिलोंग करने वाले होते हैं और उसके अलावा जो नॉन शेड्यूल कम्युनिटीज होती हैं उनके लिए अलग से रिजर्व की गई है, आरक्षित की गई है। और उसके अलावा 35 तो ये हुए, फिर 5 जो क्षेत्र हैं वो जनरल होती है, मतलब अनारक्षित होती है, और बाकी जो 6 होते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 46 में से 6 जो मेंबर ऑफ काउंसिल होते हैं वो राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं और 35 रिजर्व होते हैं। ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नागरिक अधिकारों और इनके पास कई सारे न्यायिक अधिकार होते हैं जिनका प्रयोग वह संभवतः जनजातीय क्षेत्र और जनजातीय समुदायों के विकास के लिए वो करते हैं, जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि जनजातियों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए वह अपने इन अधिकारों का इस्तेमाल करती है। इन अधिकारों के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र में जो ग्राम अदालतें होती हैं या जिसे कहा जाए मतलब लोकल कोर्ट जो होते हैं उनका गठन किया जा सकता है। 6ठी अनुसूची के तहत आने वाले राज्यों के राज्यपाल इन मामलों में से प्रत्येक के लिए एक उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्थापित करने का काम करते हैं। राज्यपाल से उचित अनुमोदन के साथ या कहा जाए कि राज्यपाल के माध्यम से यह जो काउंसिल है, यह जो परिषद है, वह कई सारे अनुमोदन कर सकती है या चेंज कर सकती। इसके अंतर्गत होने वाले कई सारे जो कार्य हैं, जैसे जमीन से रिलेटेड जो कोई भी इशू है या वन या मछली पालन, सामाजिक सुरक्षा, मनोरंजन, सामाजिक स्वास्थ्य आदि जैसे मामले विधायी कानून बनाने के लिए भी परिषद को अधिकार है कि वह इन विषयों पर कानून बना सके। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 6ठी अनुसूची में इन 4 राज्यों से संबंधित कोई भी जो विधायी कानून है, नीति है, निर्माण है और क्रियान्वित व्यवस्था है और न्यायिक व्यवस्था भी सीधे सीधे लागू नहीं हो सकती। वह राष्ट्रपति
को विशेष रूप से अनुमोदन देते हुए इन राज्यों में लागू की, अर्थात यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं की जा सकती, क्योंकि यह जो चारों राज्य हैं वो भारत की मुख्य पूर्वोत्तर सीमाओं को सुरक्षित करने का कार्य करते हैं। अर्थात यहाँ के लिए एक अलग तरीके की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान करने की सरकार की मंशा और जिसे कहा जाए व्यवस्था है। हम फिर वापस दूसरे एक नए अध्याय के साथ आपसे मिलेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और यदि आपके पास कोई प्रश्न है या कुछ और आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, बी कनेक्ट टू ईच अदर इन ऑल दैट एंड नमस्कार।